हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, कल आपका एमवीपी का एग्ज़ाम है और उससे रिलेटेड हमने केमिस्ट्री और बायो के वीडियोस आपके लिए पहले ही रिलीज़ कर दिए हैं। इस वीडियो में हम जो फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और उस पे से आपके क्वेश्चंस आएंगे। फिजिक्स के ओवरऑल 13 क्वेश्चन आते हैं, एक आगे पीछे आप मान के चलो। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है साइंस में 40 मार्क्स कवर करने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले मोशन वाला आपका चैप्टर है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं। तो फिजिकल स्टेट अगर देखें तो दो होता है, जब चेंज इन पोजीशन दैट इज़ रेस्ट, चेंज इन मोशन दैट इज़ चेंज इन पोजीशन। अब मोशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लीनियर, सर्कुलेटरी, ऑसिलेटरी। तो यूनिफॉर्म जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो, नॉन यूनिफॉर्म जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो सेम टाइम इंटरवल में। फिर इसकी अगर हम पाथ की बात करें, स्ट्रेट, जैसे स्ट्रेट लाइन पाथ में हो तो मूवमेंट इज़ लीनियर मूवमेंट या लीनियर मोशन। सर्कुलर मूवमेंट हो, सर्कुलर पाथ में हो तो दैट इज़ सर्कुलर मोशन। और टू एंड फ्रो मोशन, ये आगे पीछे मोशन हो तो दैट इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। फिर अगर लीनियर की हम बात करें तो लीनियर में दो आ जाता है आपका, अगर एक्चुअल पाथ बॉडी जो ट्रैवल करता है और उसे हम कहते हैं डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट पार्ट दैट इज डिस्कवर्ड बाय बॉडी, ट्रेवल्ड बाय बॉडी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के अकॉर्डिंग, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। फिर स्पीड जो एक्चुअल डिस्टेंस अपॉन में एक्चुअल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ये स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों डिपेंड करता है। यूनिट दोनों की सेम है, मीटर पर सेकंड। फिर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक होता है एक्सेलरेटेड मोशन, एक होता है डी एक्सेलरेटेड मोशन, कि टाइम के साथ आपकी स्पीड बढ़ रही है, टाइम के साथ स्पीड कम हो रही है। तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन हम कहें तो स्पीड टाइम के साथ जब इंक्रीज होती है तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेट होना, और जब कम होती है दैट इज़ कॉल्ड डी एक्सेलरेट। अब एक्सेलरेशन भी टाइम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली एक्सेलरेट करे तो हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और नॉन यूनिफॉर्म जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक्सेलरेशन इक्वल ना हो, सिमिलरली डी एक्सेलरेशन का होता है। तो उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ जाता है। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये थर्ड इक्वेशन है। इसमें से तीनों, ये क्या क्या सिंबल है आपको पता होना चाहिए। बाकी रेस्ट, मोशन, डेफिनेशन इसमें नहीं आता है। फिजिकल क्वांटिटी यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है आपका आ जाए, कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी दी है। इनका टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7। लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, मास का किलोग्राम, ये आपको पता होता है, ठीक है। उसका टेम्परेचर का केल्विन होता है, ये ध्यान रखना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। करंट का होता है आपका एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हो बहुत बार, इसको ध्यान रखना है आपको। फिर स्केलर, वेक्टर, स्केलर, जिसमें सिर्फ हमको फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन से कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्पीड, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो स्पीड, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऐसा जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ आता नहीं है, बस ध्यान रखना है कि ये ज़ीरो पॉजिटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस, और ये डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। स्केलर और वेक्टर से आता है, और यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, न्यूमेरिकल आपका इसी चैप्टर में से आएगा। इस चैप्टर में जो और इम्पॉर्टेंट है आपका, वो है आपका ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, जितने भी हैं उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो इसका मतलब है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो तो क्लॉक रोटेशन या रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। ये नॉन यूनिफॉर्म का है, टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, ये टाइम के साथ साथ कम हो रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन, ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन है, और ये आपका डी एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इक्वेशन है आपका इस तरीके का, ये आ जाता है। वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस। रिटार्डनेस, ये आपके जो तीन इक्वेशन है उसी से क्वेश्चन आता है, उसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे ये देखो, डिस्टेंस और टाइम का जब ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका एक स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, इसमें अगर दो ग्राफ दिए हो, मान लो ए और बी,
ये आपका ए है और ये बी है। दोनों में से अगर पूछे जाए किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये हमेशा ध्यान रखना जो वाई की तरफ है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जो एक्स की तरफ है उसकी स्पीड कम होती है। ठीक है, जितना एंगल कम होगा स्लोप उतना ही कम होता है। तो स्लोप जो है वो बताता है आपको स्पीड, तो स्पीड जिसकी जितना स्लोप ज़्यादा होगा, अगर हम जितना एंगल ये कम होगा उतना ही वैल्यू कम होगी। तो ए और बी में स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, बी की स्पीड एज़ कम्पेयर टू ए ज़्यादा होगी। फिर ये एसएनटी ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ये टाइमली डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर रही है। फिर अगर कोई वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, इसका मतलब है टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड जो है, ये आप एस और टी का ग्राफ है, मतलब स्पीड और टाइम का ग्राफ है। तो इसमें आपका एस टी ग्राफ होता है आपका स्पीड एंड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस, एस और टी है डिस्टेंस और टाइम का, वो वी टी ग्राफ होता है। एस टी होता है डिस्टेंस और टाइम, और वी टी ग्राफ होता है आपका वेलोसिटी और टाइम। तो अब इसमें अगर सेम डिस्टेंस पे है कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ, तो इसका मतलब ये रेस्ट पे है। तो रेस्ट का आपको इस तरीके से शो होता है ग्राफ, ये ध्यान रखना, एस टी ग्राफ एट रेस्ट। फिर वी टी ग्राफ जिसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं, ये अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इस तरह का, एक्सेलरेटेड है तो इस तरह से, डी एक्सेलरेटेड होगा तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। फिर ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, ये यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड, ये नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। और ये हाँ, ये वाला जैसे मैंने कहा दो है आपका ए और बी, तो इसमें आपको बताना कौन ज़्यादा फास्टर है, तो जो इस तरफ झुका होगा वो ज़्यादा फास्टर होगा, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है, तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला एग्जांपल, ये वाला ध्यान रखना कि v इज इक्वल टू 2πr/t, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि वेलोसिटी क्या होती है सर्कुलर मोशन में, तो ये आप ध्यान रखना। फिर ये कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, देख लो एक बार, कर लेना सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वाले ग्राफ्स कौन सा किस पे होता है, जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि आपका v और t के बीच का ग्राफ होगा और इस तरह का ग्राफ होगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच का होगा, तो ये वाला हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। ठीक है, फिर है बॉडी एट रेस्ट का, तो डिस्टेंस और टाइम में, और ये वाला ग्राफ हो जाता है, तो बॉडी एट रेस्ट का। फिर है आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो ये आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है। ठीक है, तो ये हो गया। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हो जाता है ये, अगर आ जाए तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब उसके बाद ये है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन्स के जो लॉ है 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। जो अच्छा फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स दो होता है, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो बैलेंस्ड, और रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है दैट इज़ अनबैलेंस्ड। और न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मेनली इनर्शिया को बताता है, दैट टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज। और इनर्शिया जो है वो मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया हम मास के द्वारा बताते हैं। और इससे एक आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट। फिर न्यूटन सेकेंड लॉ मास इनटू एक्सेलरेशन और mv मोमेंटम, और इसकी यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन के बारे में बताता है, इक्वल फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अच्छा, इसमें इफेक्ट ऑफ फोर्स और ये सब आपको ध्यान रखना है, एज सच वही आप उन्हीं में से हमने पढ़ लिया। फिर लॉज ऑफ मोशन, तो गैलीलियो सबसे पहला था जिन्होंने बताया कि कांस्टेंट स्पीड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, कोई फोर्स नहीं होगा, तो वो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो हमेशा मूव करते रहेगा। न्यूटन ने उन्हीं की, गैलीलियो के आइडिया से ही 3 लॉज ऑफ मोशन दिए। सबसे पहला, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता रहेगा या रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। ठीक है, और इसका एवरीडे एग्जांपल्स जो है वो हम देख लेते हैं। जो अच्छा, इनर्शिया के कारण जो बस में आप बैठो, तो अगर बस अचानक से चले तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हो, चलते हुए बस रुके तो आप आगे की तरफ चले जाते हो, चलते हुए बस से उतरो तो आप गिरने लगते हो। इस तरह से और भी चीज़ें जहाँ
यहाँ पे दी हुई है, आप इसके एग्जांपल्स देख। सो मास और इनर्शिया आप ध्यान रखना, बहुत बार मास जो है वो इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक का 10 किलोग्राम वेट है, एक का 30 किलोग्राम वेट है, दोनों में से इनर्शिया किस में ज़्यादा होगा, तो जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। अच्छा, मोमेंटम होता है P इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर हम देखें मास तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है वेलोसिटी और मास। और ये मोमेंटम जो है आपका इम्पैक्ट पे भी डिपेंड करता है कि मोमेंटम के कारण ही इम्पैक्ट भी होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है और वेलोसिटी कम है, और किसी का मास कंपैरेटिवली कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इफ़ेक्ट जो है वो अलग अलग होता है। ये तो दोनों के डिपेंड करता है। तो लाइटर और हैवियर ऑब्जेक्ट अगर सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो हैवियर का मोर मोमेंटम होगा, और अगर स्मॉलर ऑब्जेक्ट ग्रेटर वेलोसिटी से कर रहा है तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए जो स्मॉल बुलेट है उसका मास कम होता है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो आसानी से किल कर देता है पर्सन को जब फायर किया जाता है। ठीक है, और जो रोड एक्सीडेंट्स है हाई स्पीड में ज़्यादा फेटल होते हैं और लोअर स्पीड में नहीं होते हैं। फिर मोमेंटम इन रेस्ट, और ये आप इजीली रेस्ट पे जो मोमेंटम होता है वो हो जाता है ज़ीरो। तो नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हो गया ज़ीरो। मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन 1-2। फिर आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। तो m मास है, इनिशियल u है और v है। तो अगर हम देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो p इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम mv माइनस mu, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ mv माइनस u बाई टी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो mv माइनस u बाई टी। तो v माइनस u बाई टी एक्सेलरेशन होता है आपका। तो f इज इक्वल टू के एम ए, जब कांस्टेंट वैल्यू 1 होती है तो f इज इक्वल टू एम ए। इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसे हम न्यूटन भी कहते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार आ जाता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एवरी इक्वेशन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और जो वर्किंग इनेबल्ड बाय थर्ड लॉ, बोट जब आप पीछे जाते हो, गन की रिकॉइलिंग, रोइंग ऑफ बोट, ये सारे थर्ड लॉ पर डिपेंड करते हैं। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ये बराबर होता है, इसको आप डिपेंड करते हो। और इसमें ये इजीली देख सकते हो आप। तो इससे इतना ही आता है। इसमें न्यूमेरिकल एक आ जाएगा, आपका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, वन वर्ड, अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस देखना चाहो, जैसे ट्रक और कार सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दोनों आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस कौन जल्दी रुकेगा, ये आप ध्यान से देख लो। फिर नेट फोर्स 0, ये फोर्स इस तरह से। तो ये क्वेश्चंस आप इजीली देख सकते हो। On opening a tap with 2 fingers, the force applied are, the force act on a body of mass 3 किलोग्राम, velocity changes from। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं आपके एग्ज़ाम में भी, काफ़ी बार आते हैं और इसमें भी काफ़ी बार आते हैं। ये क्वेश्चंस देख लो, आसानी से इसमें से आ जाते हैं। फिर अगला चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में मेनली 3 है आपका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बुओयंट फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वाला इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर, पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और स्मॉल जी इज इक्वल टू Gm बाय आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है, जिसमें आर रेडियस ऑफ अर्थ, एम मास, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपको ध्यान रखना है, वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ जाता है। वेट होता है आपका मास इंटू ग्रेविटी, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ पे किसी का जो वेट है वो मास इंटू ग्रेविटी के बराबर होता है आपका। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगना। इसको बताया था 1687 में न्यूटन ने। ठीक है, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और इसमें इनके मास पे के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वैल्यू ऑफ जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। और अगर दोनों का मास सेम है तो डिस्टेंस पे अलग डिपेंड करेगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो थर्ड लॉ कहता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो और ये न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ कहता है कि जो उनके बीच में फोर्स है वो
अट्रैक्शन फोर्स रहता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, अर्थ बाइंड करके रखती है अर्थ को, मून और अर्थ का मूवमेंट इसके कारण होता है, अर्थ का सन के अराउंड इसके कारण होता है, टाइड्स इसके कारण आती है, ठीक है। फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ है वो आपकी, इससे आप निकालोगे तो वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जो जी की वैल्यू है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो कैसे कैसे इंक्रीज़ करती है और कैसे कैसे डिक्रीज़ करती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस पे होती है और सबसे कम किस पे होती है। तो अगर हम बात करें, देखो जी सेम है, मास ऑफ अर्थ सेम है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो जो पोल्स है उस पर इसकी वैल्यू सबसे कम होगी, तो पोल्स पे इसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, सेंटर पे सबसे ज़्यादा होती है जी की वैल्यू। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है जी की वैल्यू। फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्ले, ये आपने इक्वेशन से वहाँ से ए की जगह हमने ये ले आया है मास, और ये इससे क्वेश्चन इतना ऐसे नहीं आता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग जी, ये आप ध्यान रखना कि रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज़ होता है व्हेन वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, पोल पे सबसे कम होता है, इस तरह का होता है ना आपका, पोल पे जो है वो सबसे कम होता है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो जी है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। हाइट जितनी ज़्यादा होगी, जैसे जी की वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के है, तो आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी जी की वैल्यू उतनी कम होगी। और अगर पोल की हम बात करें तो पोल की इसकी वैल्यू कम है तो जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो पोल पे ग्रेविटेशनल वैल्यू ज़्यादा होती है। सिमिलरली जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून है वो 1/6 होता है वेट ऑन अर्थ, ड्यू टू जो जी की वैल्यू कम होने के कारण। फिर है थ्रस्ट और प्रेशर, तो फोर्स अपॉन एरिया, जितना एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम लगेगा। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये डिपेंड करता है आपका फोर्स अप्लाइड और प्रेशर इस पे डिपेंड करता है। फिर बोयेंसी फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो लिक्विड शो करता है प्रेशर और फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है, इससे रिलेटेड है आपका रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसकी नो यूनिट। ये क्वेश्चन आता है कि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो इट हैज़ नो यूनिट, इट हैज़ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एक आध नंबर के आते हैं, उसको आप देख लो, और इसी से रिलेटेड और ज़्यादा नहीं आता है एक। तो अधिकतर क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आते हैं, आप इसको देख लो और आसानी से देख सकते हो, ठीक है। इसमें अगर देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है इतनी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस कितनी होती है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ सेंटर, तो सेंटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है 0। फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास एट डेप्थ r/2 इनसाइड द अर्थ, तो r/2 होगा इनसाइड द अर्थ, तो ये हो जाएगा F = mg/4, और मास m प्लेस्ड एट हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ में हो जाएगा mg/2। फिर आपका वर्क और एनर्जी, इसमें वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जूल, न्यूटन और मीटर। फार्मूला पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों हो सकता है। एनर्जी जो रेट ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यूनिट होती है इसकी जूल। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपको ध्यान रखना है। पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, यूनिट होती है इसकी वॉट, जूल पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैकेनिकल एनर्जी में दो होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी होता है mgs, दोनों की यूनिट जो है वो होती है जूल। और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है किलोवाट आवर, ये पावर जिसे हम यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। फिर ये नेगेटिव वर्क जो है इसके बारे में। फिर उसके बाद वर्क हम कब कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट पे आए, रेस्ट से मोशन में आए, वेलोसिटी चेंज हो, शेप चेंज हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वर्क कब नहीं हो रहा है, कब हो रहा है, इसके एग्जांपल से एक क्वेश्चन आ जाता है। वर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये डायरेक्टली, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव ये ध्यान रखना। वर्क पॉजिटिव का होगा जब फोर्स
उसी डायरेक्शन में वर्क करेगा। जैसे अगर कार को पुल कर रहा है और कार इसी मोशन में मूव कर रहा है तो दैट इज़ पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। जैसे अगर आप स्विमिंग पूल में आप अपना हाथ को पीछे की तरफ मूव कर दो बट आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव होती है, दैट इज़ नेगेटिव वर्क। और ज़ीरो कब होता है? जब राइट एंगल पे होता है, जो मून मूव अराउंड अर्थ इन सर्कुलर पाथ, तो वहाँ पर जो आपका वर्क डन है वो ज़ीरो हो जाता है। मूवमेंट हो रही है लेकिन वर्क डन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर एनर्जी की अगर हम बात करें तो सन बिगेस्ट सोर्स होता है, सारी एनर्जी सन से ही आती है और फिर वो चेंज होती रहती है। ऐसा यूनिट होती है जूल, और ज़्यादा बड़ी एनर्जी को हम किलो जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज द एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, हाई हीट, इलेक्ट्रिकल, साउंड, इन सब को, और काइनेटिक और पोटेंशियल को मिलकर हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो के काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के स्क्वायर के। मास तो सेम ही होता है, चेंज वेलोसिटी के स्क्वायर से चेंज होगा। उससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ दिया हुआ है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh से डिनोट होता है, हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है mgh। यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्री फॉल, ये सब आप आसानी से इसमें देख सकते हो। और ये हाफ mv² mgh कांस्टेंट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी अगर फ्री फॉल होता है तो हाइट m, मास m और हाइट h, पोटेंशियल एनर्जी mgh है। और जब डाउनवर्ड होता है तो हाइट डिक्रीज होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। हाइट h पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, और जब फॉल हो रहा होता है तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होता है। ओवरऑल जो है ये 0 हो जाता है, ओवरऑल कांस्टेंट रहता है। तो ये कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। फिर ये काइनेटिक पोटेंशियल इस तरीके का इसमें आपका पेंडुलम में, जिसे अच्छा पेंडुलम का जो बॉल होता है इसे बॉब कहा जाता है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, ठीक है। फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर। पावर की यूनिट होती है जूल पर सेकेंड या वॉट। पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में हम यूनिट्स में निकालते हैं। और किलोवाट आवर जिसे हम कहते हैं, 1 किलोवाट आवर जो कॉमर्शियल यूनिट होती है उसमें नंबर ऑफ जूल्स की अगर हम बात करें वो होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, यानी 36 लाख जूल्स होते हैं 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट में। इससे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स और इसी तरीके के आते हैं, देख लो इस बार। और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर एक है आपका साउंड। साउंड से ऐसा ज़्यादा नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रैवल करता है वेव के फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें कॉम्प्रेक्शन, रेयरफेक्शन, ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर, ऑडिबल रेंज, इंफ्रासोनिक, इनऑडिबल रेंज, इन सब के बारे में आपको पता चलना चाहिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये सबको फॉलो करता है, वोकल कॉर्ड्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। इसमें एज सच इम्पोर्टेंट उतना नहीं, हाँ ये मीडियम तीनों में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। विदाउट मीडियम साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। यहाँ से क्वेश्चन आता है रेयरफेक्शन और कंप्रेशंस, रेयरफेक्शन और कंप्रेशंस। फिर रेयरफेक्शन क्या होता है? जो वाइब्रेट करता है सराउंडिंग एयर में, जहाँ हाई डेंसिटी होता है दैट इज़ कंप्रेशन, जहाँ लो डेंसिटी होता है, लो प्रेशर होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेयरफेक्शन। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। रेयरफेक्शन जहाँ लो और जहाँ हाई डेंसिटी है वहाँ कंप्रेशन। फिर उसके बाद साउंड के ट्रैवल के लिए हमको मीडियम की आवश्यकता होती है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड और फिर गैस। ये ऑर्डर होता है स्पीड ऑफ साउंड का। तो यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके का दिया है आपका, ट्रांसवर्स वेव, और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है। तो ये जो है आपका इन दो, एक वेव के क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो पार्ट है, यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम कहते हैं वेव लेंथ। क्या कहा जाता है? ये तो दो ट्रफ के बीच का या दो क्रस्ट के बीच के लेंथ को हम कहते हैं वेव लेंथ। ये आप ध्यान रखना। और वेव लेंथ की जो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी यूनिट होती है मीटर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है। फ्रीक्वेंसी होता है आपका नंबर ऑफ वेव्स और ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यूनिट होती है उसकी हर्ट्ज, सिंबल होता है न्यू, और 1 हर्ट्ज का मतलब 1 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। बिगर यूनिट्स को किलो हर्ट्ज में। टाइम पीरियड होता है 1/t, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड डिनोट किया जाता है ए से, इसकी यूनिट होती है मीटर। पिच और लाउडनेस और टिम्बर, ये साउंड की कैरेक्टरिस्टिक होती है। पिच डिपेंड करता है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। ये ध्यान रखना,
पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और पिच जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। और उसके बाद लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, और ये ध्यान रखना लाउडनेस जो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैथमेटिकली लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। पिच और फ्रीक्वेंसी में ऐसा सच कुछ नहीं है, बट लाउडनेस में है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ टिम्बर, टोन, नोट, ये सब आपको ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी जो है उसे कहते हैं टोन, और मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को कहते हैं नोट। तो ये बहुत बार आ जाता है टोन और नोट में। तो सेम फ्रीक्वेंसी का अगर साउंड है दैट इज़ टोन, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर है दैट इज़ नोट। नॉइस अनप्लीजेंट साउंड होता है तो टोन सिंगल फ्रीक्वेंसी, नोट जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी को मिक्स कर देते हैं। म्यूज़िक क्या होता है जब रिदम में, मेलोडी में, हारमोनी में हो, प्लेजेंट टू हेयर हो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यूनिट होती है वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। और यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बहुत बार इस तरह का, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम और वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम, एयर में ध्यान रखना आप 344 मीटर पर सेकेंड होता है, और इसका अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक वेव्स, इन सब का इस्तेमाल जो किया जाता है। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, उसी तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है। और रिपीटेड साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं एको। और मिनिमम जो डिस्टेंस टू हेयर एन एको वो होता है आपका ये स्पीड अपॉन टाइम में। जैसे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है 344, टाइम अगर 0.1 सेकेंड ले तो मिनिमम 34.4 मीटर होना चाहिए इको साउंड सुनने के लिए। तो ये आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद हम 34.4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो 17.2 मीटर कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए ताकि इको सुनाई देगा। फिर रिवर्बरेशन, जो हॉल्स, जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, उनके सीलिंग्स होते हैं, उन सब में साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का इस्तेमाल करके साउंड को रिवर्बरेट किया जाता है ताकि साउंड जो है वो अच्छे से सुनाई दे, ब्लर ना हो। उसके बाद अगर हम देखें रिड्यूस करने के लिए रिवर्बरेशन को, ये मेटल जो फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है और कर्टन्स लगाए जाते हैं, कारपेट्स फ्लोर पे डाली जाती है ताकि साउंड्स को कम से कम किया जा सके। तो एको और रिवर्बरेशन में क्या होता है, एको होता है रिपीटेड साउंड जो कि रिफ्लेक्शन से प्रोड्यूस होता है, और रिवर्बरेशन होता है एक परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन हॉल ड्यू टू रिपीटेड और मल्टीपल रिफ्लेक्शन, की एक साउंड जो है वो ज़्यादा देर तक उस हॉल में रह पाती है, उसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन। और एको में एम्प्टी हॉल की ज़रूरत होती है, रिवर्बरेशन में ज़रूरी नहीं है कि एम्प्टी हॉल हो। साउंड जो है वो बहुत लॉन्ग, अगर रिवर्बरेशन लॉन्ग है तो ब्लर्ड हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। और साउंड इसमें नॉन परसिस्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जैसे मेगाफोन, लाउड स्पीकर, बल्ब, हॉर्न, ट्रम्पेट, ये सारे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे चलते हैं। फिर स्टेथोस्कोप, ये भी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे ही काम करता है। साउंड बोर्ड और सीलिंग वाला रिवर्बरेशन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये इंपॉर्टेंट है। आपका रेंज ऑफ हियरिंग होता है 20 हर्ट्ज ह्यूमन का, और यंगर देन 5 चिल्ड्रन का अप टू 25 किलो हर्ट्ज होता है। ये डॉग्स का, ये भी ज़्यादा सुन सकते हैं। लोअर देन 20 हर्ट्ज को हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। राइनोसोरस जो है वो इससे कम में सुन सकते हैं, ठीक है। फिर एलिफेंट्स और वेल्स इंफ्रासोनिक प्रोड्यूस करती हैं। अर्थक्वेक में इंफ्रासोनिक आता है, ठीक है, जो कि कुछ एनिमल सुन सकते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं। और हायर देन 20 किलो हर्ट्ज को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। डॉग्स, डॉल्फिन्स, बैट्स, रैट्स, ये सारे अल्ट्रासोनिक सुन सकते हैं। बैट्स और रैट्स जो है प्रोड्यूस भी कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक। फिर है हियरिंग एड, हियरिंग एड के पे अल्ट्रासाउंड के इफेक्ट पर, अल्ट्रासाउंड का क्या क्या इफेक्ट होता है। ईसीजी, जैसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, जो हार्ट के एक्शन के लिए देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स के पिक्चर्स लेने के लिए यूजिंग एको। और एक सोनार होता है आपका, जो कि अभी आगे हम होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो सोनार भी आपका है गिवन, हाँ सोनार। तो सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये शिप्स में इस्तेमाल किया जाता है जो सी के नीचे डिस्टेंस मेजर करने के लिए, इसे हम कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इस तरीके से ये सारे इसमें आता है।
और इसका आप आसानी से देख सकते हो। फिर ह्यूमन ईयर की अगर हम बात करें तो आउटर ईयर जो है वो होता है आपका पिना, मिडल ईयर, इनर ईयर, फिर जिसे कॉकलिया कहते हैं। लोअर पार्ट ऑफ ईयर में स्ट्रेचियन ट्यूब होता है। इसका क्या क्या काम होता है ये आप देख लेना। एक आध नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर की बात करें तो साउंड वेव्स पिना पे जाते हैं ईयर कैनाल से, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करते हैं हैमर के थ्रू, एनविल और स्टिरअप मसल से होते हुए ओवल विंडो, फिर कॉकलिया, ऑडिटरी नर्व और ब्रेन तक जाता है। तो इस तरह से साउंड वाला है। तो ये फिजिक्स के आपके ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे और इसको आप एक बार गो थ्रू कर लो तो आपके अच्छे मार्क्स 40 में से 40 आप आसानी से ला सकते हो। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लो जो आप देख सकते हो एग्ज़ाम में आ जाते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो इसको जो MCQ क्वेश्चन है ये आप एक बार पॉज करके इसको देख लो, इसको सॉल्व कर लो। इसमें से क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दिखेंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। टोटल अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की एक एक वीडियोज़ अपलोड हो गई, आप उसको देख लो और रिवाइज़ कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।